एक छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है ये। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है उसका? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लिखिए, इसके बारे में काफ़ी डीप जानकारी से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बेसिक बात पहले बता दूँ कि है क्या ये चैप्टर। फिर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सारा क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कम से कम 5-10 मिनट में पूरे चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि चैप्टर है क्या चीज़। देखिए, अगर आपके पास कोई घर है, उसको क्या बोल सकते हैं आप? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई घर है, उस घर को आपने किराए पे लगा रखा है, किराए मतलब लेट आउट कर रखा है, तो उससे आपको रेंट मिलेगा, रेंट रिसीव्ड होगा। और ये जो रेंट रिसीव्ड जो इनकम होगी आपकी, इसी इनकम को क्या माना जाएगा? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन जितना रेंट रिसीव होता है 100% उसको इनकम नहीं माना जाता। उसमें से क्या होते हैं? कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो कितना डिडक्शंस होगा ये बात हम कब पढ़ेंगे? इस पूरे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान सुनना, मैं अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि चैप्टर की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। ये बात समझ रहे? जितना आपको रेंट मिलेगा वो रेंट 100% टैक्सेबल नहीं होता है, उसमें से क्या होता है? डिडक्शंस। कौन छूट देता है आपको? इनकम टैक्स। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करते हैं? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको टैक्सेबल इनकम निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? IHP। IHP का मतलब क्या हुआ? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी तक एक बात पता चला सर कि सर इस चैप्टर मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा कि डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, जो इनकम टैक्स ने हमारे आपके बेनिफिट के लिए दिया हुआ है, वो डिडक्शंस है कितने और कितनी अमाउंट है उसकी। ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा इसमें। आगे आप मुझसे पूछोगे, सर मेरे पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, आपने कहा कि उसको मैंने लेट आउट कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने उस घर को क्या किया हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? खुद रहना उस घर में। जब मैं उस घर में खुद ही रहता हूं तो क्या मुझे कोई किराया रिसीव होता है? नहीं। तो इसका मतलब उस केस में क्या हो जाएगा? रेंट रिसीव्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब IHP क्या होने वाला है? अभी तत्काल नील मान लो, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी क्या मान लो? नील या नेगेटिव। पॉजिटिव होने का तो चांस ही नहीं है। पॉजिटिव होने के लिए रेंट रिसीव होना चाहिए था कम से कम, जो तो है ही नहीं। क्यों नहीं रेंट रिसीव हुआ है बताओ? क्योंकि उस घर में आप खुद रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने अभी चैप्टर को स्टार्ट ही नहीं किया, मैं बस ये दिखा रहा हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे की का वजह क्या, क्यों पढ़ेंगे चैप्टर को हम, ठीक है ना। अभी मैंने क्या कहा कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। नील तक तो ठीक था, नील तक तो ठीक था। अगर सर ये 0 तो ये भी 0, लेकिन नेगेटिव क्यों हो गया? तो इसका मतलब एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हेन IHP in case of self occupied be what? नेगेटिव। IHP सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नेगेटिव कब होगा? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इस वजह से भी मुझे ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बात समझ गए? अब देखिए, मेरे पास मान लो 2 घर है, 2 हाउसेज है, 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, और मैं क्या कहता हूँ?
इनकम टैक्स से कि दोनों घर में मैं ही रहता हूँ, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ उसको कि मैं दोनों घर में रहता हूँ? क्योंकि सो दैट की इनकम क्या हो जाए, या तो नील हो जाए या क्या हो जाए, नेगेटिव। और मैं क्यों चाहता हूँ इनकम को नील करना? टैक्स नहीं देना पड़े। क्या एक्चुअली मैं इनकम नील करना चाहता हूँ? नहीं, मैं चाहता हूँ इनकम टैक्स को क्या इनकम दिखाऊं, नील। तो अभी तो मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी आपकी कोशिश क्या होगी, इनकम को कम दिखाने की, और इनकम टैक्स की कोशिश क्या होगी, इनकम को ज़्यादा दिखाने की। और यही आपस में खेल चलता रहेगा पूरे चैप्टर में। और बात अल्टीमेटली किसकी रहने वाली है, इनकम टैक्स की, क्योंकि उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा आपको। तो आपकी कोशिश होगी यहाँ नील दिखाने की, लेकिन इनकम टैक्स इस बात को नहीं मानेगा। कहोगे नहीं, क्यों नहीं मानेगा, हम दोनों घर में रहते हैं। तो इनकम टैक्स कहेगा कि मेरे साथ चलो और दोनों घर में एक साथ रह के दिखा दो। आप कहेंगे चलो अभी मैं सुबह यहाँ रह लेता हूँ, शाम को वहाँ रह लेता हूँ। तो इनकम टैक्स कहेगा कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहाँ थे, एक ही घर में थे, दोनों घर कहाँ यूज़ कर पाए आप। इसका मतलब है कि आप दो घर एक साथ यूज़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। करने के लिए आप कर लीजिए, अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स कहती है कि मैं नहीं मान सकता इस बात को। मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट किसके लिए दे सकता हूँ, सिर्फ आपको, सिर्फ एक घर में दे सकता हूँ। मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं कह रहा हूँ कि जब इस तरह की परिस्थिति आएगी तो क्या करना पड़ेगा। इनकम टैक्स आपको 4 घर है, क्या चारों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देगा? 5 घर है, 5 घर को कर देगा? नहीं करेगा। कितने घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उस पर क्या इनकम निकाली जाएगी, ये सब चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मान गए? ठीक है। अब मैं इनकम टैक्स से ये कह सकता हूँ कि ठीक है, आपकी बात ही मान लिया कि मैं एक घर में रहता हूँ, दूसरा घर मेरा बिल्कुल खाली है, वैकेंट है, उसमें मुझे कोई रेंट ही नहीं मिला। इनकम टैक्स कहती है कि मैं नहीं मानता रेंट नहीं मिला, नहीं मिला तो भी टैक्स दो। ये कौन सी बात हो गई? जब रेंट मिला ही नहीं तो इनकम हुआ ही नहीं, इनकम नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से दूं? तो आपको टैक्स लॉ कहता है कि भाई आपने घर को खाली क्यों रखा, उसको किराए पे क्यों नहीं लगाया। इससे आपने अपना भी नुकसान किया, जो टेनेंट थे उसका भी नुकसान किया, और देश का भी नुकसान कर रहे हो। मैं नहीं मानता, मैं तो खुद का नुकसान झेल नहीं सकता, मैं तो टैक्स लूँगा। तो इसका मतलब सर अगर मेरा घर खाली पड़ा हो तो भी टैक्स लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। ये एक ऐसा अकेला हेड है जो प्रिज्यूम करके प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम निकालता है। आप रेंट रिसीव जीरो भी दिखा दोगे तो भी वो क्या करेगा, किसी न किसी बेसिस पे क्या निकाल लेगा, इनकम निकाल लेगा, इनकम टैक्स, और फिर उस पर टैक्स चार्ज करेगा। तो सर ये प्रिजम्पटिव बेसिस क्या होता है, कैसे टैक्स निकाली जाती है, तो ये सब बातें यहीं पे होगी। बेसिस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। मान गए? अभी तक क्या देखा आपको, इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? सर एक तो जरूरत ये पड़ रही है कि लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है। लेट आउट होगा तो उसमें क्या इनकम होगा, उसमें क्या डिडक्शन होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो उसमें क्या इनकम होगा, उसमें क्या डिडक्शन होगा। 2 घर है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, 4 घर है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, मेरा घर खाली पड़ा हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगा। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको यहां मिलेगा, इस चैप्टर में मिलने वाला है। बात समझ गए? देखिए और क्या क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर? अभी मैंने क्या कहा कि 2 घर आपके पास है तो दोनों घर में से किसी एक घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि एक घर में हम रहते हैं और एक घर में हमारे रिलेटिव रहते हैं, नहीं माना जाएगा। जिसके नाम से घर है उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड बेनिफिट उसको मिलता है, उनके रिलेटिव को नहीं मिलता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, इससे बचने के लिए कि मान लो एक घर मैं अपने नाम से ले लेता हूँ और मैं अपने ही पैसे से एक घर किसके नाम से ले लेता हूँ, मैडम के नाम से ले लेता हूँ, वाइफ के नाम से ले लेता हूँ। देखा कितना मजा आया। मान लो उसकी इनकम 0 है, जो कि उसकी इनकम 0 नहीं है, लेकिन मानने में क्या आता है, मान लो उसकी इनकम 0 है और मैं ही कमाता हूँ और मैं ही अपने इनकम से अपने लिए घर खरीद लिया और मैं ही अपने इनकम से उनके लिए भी घर खरीद लिया। बात समझ गए? तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स ये नहीं कह सकती है
कि भाई तुम तो दोनों वाइफ हस्बैंड ही हो, तुम दोनों तो एक ही घर में रहते होगे, कि तुम्हारी क्या मर्जी भाई, हम अलग अलग रहते हैं। तुम कौन होते देखने वाले कि मैं कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ? हम दो इंडिविजुअल है। इनकम टैक्स का ये काम नहीं होता देखने का कि कौन वाइफ हस्बैंड है, कौन कहाँ रहता है। हम दो अलग अलग इंडिविजुअल है, दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिलेगा। मैं इनकम टैक्स को चीख चिल्ला के बोलूँगा यार मेरा घर मैं रहता हूँ, उसका घर वो रहती है। इनकम टैक्स कहती है कि मैं समझ गया आपकी बात, मेरी बात को आपने गलत तरीके से ले लिया है, मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन अब जो मैं आपको समझाता हूँ ना वो समझो। आपकी वाइफ का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना, क्या सोर्स ऑफ इनकम वो दिखाना, कहाँ से पैसा वो कमाती है। मैं चुप, उसका आईटीआर तो है ही नहीं, उसकी कोई इनकम ही नहीं है, तो वो घर वो कहाँ से खरीदी? तो मैंने उसको पैसा दिया। अच्छा आपने पैसा दिया, तो वो घर अब आपकी मानी जाएगी, तो वो घर मेरी मानी जाएगी। मैंने तो रजिस्ट्री उसके नाम से करवाया था, रजिस्ट्री उसकी ही होगी, मालिक घर का वही है। हम ये इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, हम रजिस्ट्री का लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। घर को बेचने का अधिकार तो उसी को होगा, सारा डिसीजन लेने का अधिकार उसी को होगा, लेकिन इनकम टैक्स में मालिक आप माने जाओगे, उस घर के ऑनर आप माने जाओगे, क्योंकि उस घर को खरीदने के लिए पैसा किसने दिया? आपने दिया है। तो क्या ऐसे भी ऑनरशिप होता है? ऑफ कोर्स होता है, और उस ऑनरशिप को क्या बोलते हैं हम? डीम्ड ऑनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीम्ड ऑनरशिप। तो क्या डीम्ड ऑनरशिप इस चैप्टर में पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। टॉपिक लिख लीजिए, डीम्ड ऑनरशिप होगा। तो ऐसा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है? बहुत जगह ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। हमने छोटे बच्चे के नाम से घर ले लिया, वाइफ के नाम से घर ले लिया, या वाइफ हस्बैंड के नाम से घर ले लिया, इस तरह की समस्या आ सकती है। अब मेरे पास एक घर है जिसमें मैं खुद रहता हूँ, एक घर है जिसमें मैं बिजनेस करता हूँ, दोनों घर पे छूट है। बिजनेस करने वाले घर पे भी कोई इनकम नहीं निकाली जाती है, और जिस घर में आप रहते हैं उस पर भी इनकम नहीं निकाली जाती है। लेकिन अगर इतनी डिटेल बातें मैं अभी करने लगूंगा तो फिर पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये सब बात धीरे धीरे करके होगा, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा डीम्ड ऑनरशिप में। बात समझ गए? राइट। अब ये बात आगे चल के कुछ और बात होगी कि सर मान लीजिए कि हमने घर लोन पे लिया है, घर हमने क्या किया? लोन पे लिया है। नहीं हो सकता क्या? हमने इंस्टॉलमेंट पे घर परचेज किया और उस घर को रेंट पे लगा दिया, तो एक तरफ तो मुझे रेंटल इनकम हो रही है, दूसरी तरफ मैं लोन पे इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं। और आप जानते हो टैक्स कभी भी चार्ज होता है तो नेट इनकम पे होता है। नेट इनकम से मेरा मतलब यह है कि जो ग्रॉस इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे क्या? रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। ध्यान समझना, टैक्स हमेशा किस पे चार्ज होती है? नेट इनकम पे। आपसे मुझे जो पैसा मिलता है वो मेरी ग्रॉस इनकम है, उसमें से यहाँ का सारा खर्चा क्या होगा? माइनस, तब जाके मेरी क्या निकलेगी? नेट, उस पर टैक्स लगेगा। सिमिलरली जब हम लोन पे कर लेंगे उसको क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। जब लोन पे घर लेंगे तो दो बातें हो जाएगी, एक तो रेंट रिसीव्ड हो जाएगा और दूसरी बात क्या हो जाएगी? माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। तो भाई यहां पे भी प्रॉब्लम होता है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि घर लेट आउट है या भाई घर क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अभी मैं बता नहीं सकता इस बात को, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये सारे ग्रे ग्रे एरियाज़ हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, जो सारे पॉइंट्स ओवर पूरे चैप्टर के पीरियड में डिस्कस होगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना है। ऑफ कोर्स करना है, आप भी लॉजिकली मानते होंगे इस बात को। नहीं माइनस करोगे? भाई रेंट आपने रिसीव किया है तो उस घर से रिसीव किया है जिस घर पे आपने रेंट इंटरेस्ट क्या किया? पे भी किया है, तो इंटरेस्ट माइनस करो। अब कितना माइनस करो ये किस बात पे डिपेंड करता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड पे और लेट आउट पे। और डिटेल कहाँ बताएंगे? पूरे चैप्टर्स में, आने वाले क्लासेस में। मान गए बात? ठीक है जी सर। और क्या हो सकता है इसमें? इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? और छोटी छोटी बहुत बातें हो सकती है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, आपका घर मैं खुद किराए पे ले लिया, आपका घर मैं खुद किराए पे लिया और उस घर को खुद किराए पे लगा दिया। आपको किराया पे कर रहा हूं, उधर से किराया क्या कर रहा हूं? रिसीव कर रहा हूं। बात समझ गए? तो इस केस में क्या हो गया? मेरे लिए एक रेंट रिसीव्ड भी हो गया, हुआ कि नहीं? मेरे लिए रेंट रिसीव्ड भी हो गया, अब मेरे लिए क्या हो गया? रेंट पेड भी हो गया।
भाई मैं रेंट रिसीव भी कर रहा हूँ, मैं रेंट पे भी कर रहा हूँ, जो डिफरेंस होगा क्या होगा? इनकम होगा, डिफरेंस हमारा इनकम होगा। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये IHP इनकम नहीं है। इनकम तो है ये, लेकिन IHP इनकम नहीं है। IHP मतलब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इनकम होने के लिए मुझे उस घर का क्या होना चाहिए था? मालिक होना चाहिए था, ऑनर होना चाहिए था। मैं उस घर का ऑनर तो नहीं हूँ। मैंने तो आपसे रेंट पे लिया है और मैंने किसी और को रेंट पे दे दिया है। इसको सबलेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सबलेटिंग। और सबलेटिंग से जितना पीजी जहाँ चलता है ना, सारा क्या है? सबलेटिंग तो है। जिस पीजी में आप रहते हैं वो पीजी का मालिक, उस घर का मालिक कोई और है और उस पीजी को चलाता कोई और है। सबलेटिंग एक तरह से आपसे रेंट लेता है और उनको रेंट देता है, बीच में उसकी इनकम हो रही है। बात समझ गए? तो इसको हम IHP नहीं कह सकते, इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कह सकते हैं या फिर बिजनेस इनकम में दिखा सकते हैं, डिपेंड्स। ये सारी बातें यहाँ डिस्कस होगी। अब देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोग मिल के घर खरीदते हैं। मेरे पास अकेले हैसियत नहीं है घर खरीदने की। ये घर है बड़ा सा, मैं 3 लोग मिल के उस घर को खरीदता हूँ। नहीं खरीद सकते? और उसके 6 यूनिट कर देता हूँ। बात समझ रहे हो? अभी कुछ भी ज़्यादा लिखने में चक्कर मत पड़ो, अभी सिर्फ समझो बात को। इसको मैंने क्या किया? लेट आउट। इसको मैंने क्या किया? लेट आउट। इसको मैंने क्या किया? लेट आउट। इसको क्या कर रखा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है ना भाई? मैं लेट आउट भी कर सकता हूँ, कुछ पोर्शन में रह भी लेता हूँ, ये भी हो सकता है। 3 लोग अलग अलग हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ये बातें भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक होता है कंपोजिट रेंट। मान लो मेरे पास एक घर है, मैं उस घर को किराए पे लगाता हूँ, लेकिन किराए पे ऐसे नहीं लगाता हूँ, उसको पूरा फर्निश करता हूँ। सोफ़ा लगाता हूँ, AC लगाता हूँ, लिफ्ट लगाता हूँ, गेट कीपर लगा देता हूँ, मतलब कुक रख देता हूँ, खाने का सारा व्यवस्था कर देता हूँ, अब फिर आपको किराए पे देता हूँ। ठीक है ना? तो मुझे बताओ, आपसे किराया मैं कम वसूलूंगा या ज़्यादा वसूलूंगा? ज़्यादा। सिर्फ घर का किराया नहीं वसूलूंगा मैं आपसे, अब खाने का भी पैसा लूँगा आपसे, गेट कीपर का पैसा भी लूँगा, कुक का पैसा भी लूँगा, AC का भी लूँगा, सोफ़े का भी लूँगा, वाईफाई का भी लूँगा, सारे पैसे लूँगा आपसे मैं। अब जो मुझे पैसे आपसे मिल रहे हैं वो सिर्फ घर के पैसे नहीं मिल रहे हैं, रेंट नहीं मिल रहा है, सब कुछ का कॉस्ट मिल रहा है मुझे। इसको क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट रेंट। अब इस कंपोजिट रेंट को अगर डिवाइड कर पाना पॉसिबल है, कंपोजिट रेंट को क्या कर पाना पॉसिबल है? डिवाइड कर पाना पॉसिबल है। मतलब कुछ IHP का और कुछ अदर्स का, तो इसको तो हम IHP मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम? अदर इनकम मानेंगे हम। लेकिन अगर डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इफ डिवीजन इज पॉसिबल, लेकिन कंपोजिट रेंट को हम अदर इनकम ही मानेंगे। क्या मानेंगे? अदर इनकम या PGVP। कब मानेंगे? जब डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो उसको हम बिजनेस इनकम मानेंगे या अदर इनकम मानेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। अगर डिवीजन पॉसिबल है तो जिस एक्सटेंट तक ये घर का रेंट है उस एक्सटेंट तक ये IHP है। IHP मतलब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और रिमेनिंग क्या है? अदर इनकम्स। ये तो रहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस। ये सब बातें इस चैप्टर में अल्टीमेटली हम करने वाले हैं। आगे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चैप्टर आपको अब अपना लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है कि आपका अपना चैप्टर है, फेवरेट है, अच्छा होने वाला है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताइए IHP में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? IHP में हम पढ़ने वाले लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इनकम कैसे निकालेंगे, 2 घर है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, घर का मालिक कौन होगा, हु इज़ द ऑनर, डीम्ड ऑनरशिप क्या होगा, इंटरेस्ट पे घर है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाली जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में इंटरेस्ट कैसे निकाली जाएगी, लेट आउट में इंटरेस्ट कैसे निकाली जाएगी, और घर अगर हमने मिल के परचेज किया है तो
तो फिर उसका इनकम कैसे निकालेंगे? अगर घर में अदर फैसिलिटीज़ भी लगा दिया तो कंपोजिट रेंट का बेनिफिट इनकम कैसे निकालेंगे? ये सारी बातें इस चैप्टर में है। अब मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा? बताइए क्यों? डिफ़िकल्ट लग रहा है? डिफ़िकल्ट लग रहा है? बोलो ना। थोड़ा बहुत तो इनकम टैक्स का हर चैप्टर कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें से ये कम कॉम्प्लिकेट है। और सब चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। आईएचपी को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चैप्टर नहीं मानता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी हेड वाले इनकम को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जब इनकम टैक्स के लॉज हैं तो डिफ़िकल्ट तो होंगे ही, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका 20 मिनट का, इसके बाद मैं इस पर प्रॉपरली अब क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब क्या है। सबसे पहले कुछ इसके थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लिया जाए जो मुझे काम देंगे इसके। अब यहां से ये चैप्टर आपका प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले लिखिए आप, इस चैप्टर को डील करने के लिए सेक्शन कहां से कहां तक है, और सेक्शन के बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो तो मैं आपको याद ही करवा दूंगा क्लास में करा करा के, और जो उतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है उसको तभी लिखिए जब याद है। गलत सेक्शंस लिखने से पूरा पूरा मार्क्स जीरो हो जाएगा आपको। नहीं लिखने से मार्क्स नहीं कटेगा, गलत लिखने से पूरा जीरो। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन 22 टू व्हाट 27। सेक्शन 22 टू 27। सबसे पहला थ्योरेटिकल पॉइंट है चार्जेबिलिटी। लिखिए, चार्जेबिलिटी, और इसके लिए सेक्शन असाइन किया गया है सेक्शन 22। लिखिए थोड़ा सा, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, लिखते जाइए। टैक्स में थ्योरी का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, थ्योरी को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी consisting of any buildings or land appurtenant thereto। अपॉर्टिनेंट में दिख रहा है ना आपको, APPURTENANT, appurtenant thereto, of which SSC is the owner। SSC is the owner shall be subject to income tax under the head IHP। आप पूरा लिखना, आफ्टर claiming deduction under section 24
आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। बात समझ गए? अब देखो एनुअल वैल्यू, देखो मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो क्यों दिया था, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस का मीनिंग अब आप समझ सकते हैं। एक बार करके सोच लो कि मैं अभी क्लास स्टार्ट किया हूँ और आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया और मैंने यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया, 15-20 मिनट तक अभी तक आपके आंख में आंसू भर चुके होते और आप सो रहे होते, पक्की बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसका मीनिंग क्लियर देखो ना, एनुअल वैल्यू मतलब पूरे साल में उसकी जो रेंटल इनकम है उसको एनुअल वैल्यू बोलते हैं। ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? बिल्डिंग। प्रॉपर्टी तो आपका ज़मीन भी होता है, प्रॉपर्टी तो आपका गोल्ड भी होता है, प्रॉपर्टी तो आपका शेयर्स भी होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहा है? बिल्डिंग की। लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू, इसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। ऑफ विच एसएससी इज द ऑनर, उस घर का मालिक कौन होना चाहिए? एसएससी होना चाहिए। शैल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स अंडर व्हाट? अंडर द हेड आईएचपी। तो इस पे जो इनकम होगा वो क्या होगा? अंडर द हेड आईएचपी, उस पर क्या लगेगा? आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि उस घर पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ना हो या कोई बिजनेस का काम ना करते हो, उसको भी लिख लीजिए कॉमा डाल के यहाँ पे। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड लिखो, प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टी or the portion of such property or any portion of such property is not used by the SSC for the purpose of purposes of any business or profession, any business and profession carried on by him the profit of which is chargeable, the profit of which is chargeable to income tax। ऐसा मत, अगर आप लिखने में व्यस्त हो गए तो फिर तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। अदरवाइज अगर आपने मुझे सुना है और तब लिखा है, देखना मीनिंग पूरा क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है कि आपके पास एक घर है, उस घर से आपको रेंटल इनकम आ रहा है, उस इनकम पे आपको टैक्स देना होगा, ठीक है ना। आप टैक्स से बच सकते हैं तब जबकि उस घर का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। और उस बिजनेस से जो इनकम आएगा वो कहाँ चार्जेबल होगा? इनकम टैक्स में। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ये बेसमेंट मेरा है, जो कि सच्चाई है कि मेरा नहीं है। मानने में क्या आता है कि मान लीजिए बेसमेंट मेरा है और मैं इस बेसमेंट में खुद अपना काम कर रहा हूँ, तो हो गया ना मेरा घर। उस घर में मैं अपना प्रोफेशन कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस घर के रेंटल इनकम में टैक्स तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस घर को यूज़ करके जो मैं बिजनेस करता हूँ, उस बिजनेस से जो इनकम आता है, उस इनकम पे ऑलरेडी मैं क्या दे रहा हूँ? टैक्स दे रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है अभी छोड़ दिया आपको। वैसे गवर्नमेंट ने मुझे छोड़कर कोई बड़ा उपकार नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट टैक्स ले ले मेरे से। अगर गवर्नमेंट मेरे घर पे जो बिजनेस मैं चलाता हूँ उस पर रेंट निकाल के टैक्स लेगी तो मेरे लिए दो बातें साथ साथ हो जाएगी। मेरे लिए रेंट इनकम होगा और राइट वे इंस्टीट्यूट के लिए रेंट क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बात समझ गए? ये घर मेरा है, इस घर में क्या चलाता हूँ? इंस्टीट्यूट।
अब इनकम टैक्स कहेगी कि आपके घर पे इंस्टीट्यूट चलता है, तो आप मान लो एक तरह से क्या मिल रहा है आपको, रेंट मिल रहा है। मैं कहूँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे रेंट मिल रहा है, टैक्स लो। लेकिन जब मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं तो रेंट दे कौन रहा है मुझे? अगर मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं तो रेंट मुझे दे कौन रहा है? राइट वे इंस्टीट्यूट दे रहा है। राइट वे इंस्टीट्यूट किसका है? मेरा ही तो है। तो अल्टीमेटली समझ लो, ये हाथ क्या कर रहा है? रेंट दे रहा है, और ये हाथ क्या कर रहा है? रेंट रिसीव कर रहा है। बात समझ गए? तो मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, एक तरफ टैक्स ले लो, एक तरफ टैक्स बच जाएगा। तो गवर्नमेंट भी यह बात समझती है कि एक ही बंदे का घर है, उस घर पे मैं अगर आईएचपी निकाल के टैक्स लूंगा तो उसको फिर वो क्या करेगा? अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर बना करके वहां से माइनस कर लेगा। नहीं बात समझे? पक्की बात? मुझे डाउट लगता है आप समझ नहीं पाए, तो मैं थोड़ा धीरे से क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पे मान लो ये मेरा घर है, तो यहां पे कौन सा इंस्टीट्यूट चल रहा है? राइट वे। मेरे घर पे अगर सरकार इनकम निकाल के मुझसे टैक्स चार्ज करती है, ठीक है ना, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो इनकम। और वो इनकम कौन मुझे पे कर रहा है? राइट वे। राइट वे के लिए क्या हो गया? वो एक्सपेंडिचर। तो मुझे एक तरफ जहाँ फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ वहाँ क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कर लो। तो लेकिन समस्या इस बात की है कि मैं इतना डिस्कस कर ही क्यों रहा हूँ, मैं डीपली जाके इसका मीनिंग बता रहा हूँ। अदरवाइज इनकम टैक्स कहती है कि अगर आप अपने घर में बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस करो, उस पर हम कोई इनकम नहीं निकालेंगे। ये 4-5 लाइन को समझाने में कितना वक्त लगता है देखो आप, समझ लो। तो पिछले 20-25 मिनट से मैं यही मीनिंग समझा रहा हूं आपको, ठीक है? तो चार्जेबिलिटी का क्या मीनिंग समझा? कि सर आपके पास घर है, उस पर रेंट मिलता है, टैक्स दो। घर है, उस घर में आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, मत टैक्स दो। बात समझ गए? अब यहां देखिए घर का क्या मीनिंग है। मेरा ये घर है, ध्यान सुनना, ये प्लॉट है, सबसे पहले देखो प्लॉट है, ये प्लॉट भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये जमीन हमारी, तो ये प्रॉपर्टी नहीं क्या? जमीन पे कोई घर नहीं है, तो इसको अब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं माना जाएगा। जमीन पे घर होगा तभी वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगा। तो सर इस प्लॉट से अगर मुझे कोई रेंट मिला तो वो माना जाएगा इनकम फ्रॉम व्हाट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। खाली प्लॉट है, उस प्लॉट से मुझे रेंट मिलता है, तो क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपके पास ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, उसको गैरेज वाले को दे दो, पार्किंग वाले को दे दो, मेला वाले को दे दो, कैटल्स वाले को दो, कुछ भी कर सकते हो ज़मीन का। उससे अगर रेंट मिलेगा आपको तो क्या होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन अगर ये मेरे पास घर है, सॉरी ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे मैं क्या करता हूँ? एक घर बना देता हूँ। घर ढंग से आप खुद बनाइएगा, मुझे बनाने नहीं आता है, जो भी बना दिया घर, समझ गए? अब ये घर तो बन गया, इसके चारों साइड ये ज़मीन खाली है, इसको तो हम बोलेंगे बिल्डिंग, और ये खाली ज़मीन को क्या बोलेंगे हम? प्रीमाइसेस, जिसको लैंड अपॉर्टिनेंट बोल सकते हैं। लैंड अपॉर्टिनेंट। भाई दिल्ली में ऐसे कम घर दिखते हैं जहाँ चारों साइड प्रीमाइसेस होते हैं, अदरवाइज दिल्ली से बाहर चले जाओ तो और सब शहर में जाओगे तो घर ऐसे थोड़ी होता है। घर होता है, उसके साथ चारों साइड थोड़ा जगह होता है, उसमें फ्लावर्स भी लगे होते हैं, थोड़ा 2-4 कदम लोग चल भी सकते हैं, बच्चे थोड़ा बैडमिंटन भी खेल लेते हैं, नहीं खेल लेते? बताओ जरा, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? लैंड अपॉर्टिनेंट। तो ये पूरा जो जगह है ना, इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? पूरे को आईएचपी बोल सकते हैं हम, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इससे अगर मुझे रेंट मिलेगा तो बोलेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम आएगा कि सर इसमें तो मुझे रेंट इसके लिए भी मिल रहा है और रेंट इस खाली ज़मीन के लिए भी मिल रहा है, तो खाली ज़मीन का जो रेंट होता है उसको तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानना चाहिए। इसलिए पहले ही चार्जेबिलिटी में क्या किया है? डिस्क्लोज कर दिया इस बात को कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने पहले ही कह दिया है क्या कि बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। बिल्डिंग भी और उसके साथ अगर ज़मीन खाली है तो वो भी। बात समझ गए? अब देखो इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका लोग कैसे मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा। मिसयूज़ ऐसे करेगा, यहां तो लिख लिया आपने ना। इसका मिसयूज़ ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा प्लॉट है
और उसमें एक कोने में क्या किया आपने, छोटा सा घर बना दिया। कहोगे ये हमारा लैंड अपार्टमेंट है। बात समझ गए? बहुत बड़ा सा जमीन है, उसमें छोटा सा घर बना दिया, तो इसको लैंड, ये फुटबॉल ग्राउंड हो गया आपका, इसको लैंड अपार्टमेंट नहीं माना जाएगा। लैंड अपार्टमेंट का मतलब होता है घर के चारों साइड थोड़ा सा मार्जिन में जमीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, फार्म हाउस बना दिया आपने। बात समझ गए? इसको लैंड अपार्टमेंट नहीं माना जाएगा। अगर इसके बीच में ऐसे आप कर दें तो इसको मान लिया जाएगा, लेकिन पूरे ज़मीन को नहीं माना जाएगा। कहोगे सर कौन डिसाइड करेगा ये? अल्टीमेटली ये काम किसका है? इनकम टैक्स का है। वो डिसाइड करेगी, उसके पास ये राइट है। वो कहेगा ऑफकोर्स ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले हिस्से से जो आपको रेंट आएगा उसको हम IHP नहीं मानेंगे, उसको अदर इनकम मानेंगे। यहाँ से जो आएगा उसको मान सकते हैं। मैंने बिल्डिंग के चारों साइड ज़मीन कहा था, बड़े से ज़मीन के अंदर छोटा सा घर नहीं कहा था मैंने। बड़े घर छोटा ज़मीन, ये नहीं कि बड़ा ज़मीन है छोटा सा घर। बात समझ गए? उसको लैंड अपार्टमेंट कहा जाता है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ तक की बातें आप अभी तक समझ गए। आगे बढ़े। देखो अभी तक मैंने आपको सिर्फ चार्जेबिलिटी सेक्शन सिखाया, सेक्शन 22, और वो ये कहता है कि अगर घर है उस पर रेंट है तो टैक्स लगेगा, ठीक है ना। और अगर घर है उसमें आप अपना बिजनेस करते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दैट। आइए देखिए, जब टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा, तो उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। लिखिए, क्या बोलेंगे उसको? बेसिस ऑफ चार्ज। क्यों जी बच्चों, समझ आ रही बात? आपको आ रही है? भाई टैक्स लगेगा तो टैक्स कैसे लगेगा? ये तो चार्जेबिलिटी से पता चल गया कि अगर ये इनकम है तो टैक्स दो, लेकिन कैसे दो? दैट इज कॉल्ड व्हाट? बेसिस ऑफ चार्ज। लिखिए, बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग income from house property is the annual value. मतलब मंथली वैल्यू नहीं, 5 ईयरली वैल्यू नहीं, 1 साल की जो वैल्यू होगी रेंटल वैल्यू, उसी बेसिस पे क्या करेंगे हम? टैक्स निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ ये है, बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब ये है, ठीक है ना। 1 साल की जो एनुअल वैल्यू होगी उस बेसिस पे क्या करेंगे हम? टैक्स चार्ज करेंगे। आगे देखो, एनुअल वैल्यू क्या होता है? एनुअल वैल्यू इज द इनहेरेंट कैपेसिटी of the property annual value is the inherent capacity of the property to earn income. Inherent capacity of the property to earn what? Income. अब देखो, एनुअल वैल्यू का मीनिंग यहाँ पे इसने ये नहीं कहा है कि पूरे साल में रेंट रिसीव हुआ वही एनुअल वैल्यू है। इसने क्या कहा? नहीं, जो उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी है, एक्चुअल रेंट रिसीव आप 0 दिखा दो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बिल्डिंग की अर्न करने की कैपेसिटी है, इनहेरेंट मतलब क्या होता है? उसकी इंटरनल कैपेसिटी, उसकी जो अपनी खुद की कैपेसिटी है। अब दिल्ली में कोई घर है, उसको आप किराए पे मत लगाओ, आप काफ़ी अमीर हैं, ताला मार के रख दो घर को। इसका मतलब उसमें एक्चुअल रेंट तो 0 हो सकता है, लेकिन उस घर की इनहेरेंट कैपेसिटी 0 नहीं हो सकती है। घर की रेंटल वैल्यू तो है, आप मत लगाओ। तो किसको एनुअल वैल्यू बोलते हैं? जो उस बिल्डिंग की इनहेरेंट कैपेसिटी है। बात समझ गए? टू अर्न द इनकम, लिखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी is perhaps, ये बात पहले बोल चुका मैं आपको, perhaps the only income
income from hospitality is perhaps the only income that is charged on charged to tax on notional basis. नोशनल बेसिस। बात समझ गए? शायद ये अकेला इनकम है जिस इनकम को प्रेजेंटिव बेसिस पे, नोशनल बेसिस पे, बात समझ गए, एज्यूम्ड बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनकम निकालेंगे और फिर टैक्स लगाएंगे। ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुश्किल होगा ये पॉइंट, आगे बताएंगे आपको ये चीज़। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए, अब आपको ये पता चल चुका है कि हमारा चार्जेबिलिटी क्या है, एनुअल वैल्यू, बेसिस क्या है, पूरे साल की जो प्रेजेंटिव वैल्यू होगी, नोशनल वैल्यू होगी, उस बेसिस पर हम टैक्स लगाएंगे। लेकिन कुछ भी करने से पहले कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करने होते हैं। लिखिए कंडीशंस, लिखिए अब, एसेंशियल कंडीशन फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर दिस हेड। एसेंशियल कंडीशंस। एक बात गौर करना, जितनी बातें मैं अभी बताऊंगा ना, आपको लिखाऊंगा ना, वो सब फॉर्मल तरीके से चैप्टर को प्रेजेंट करने के लिए मैं लिखा रहा हूं। अदरवाइज इसमें से मैक्सिमम बातें 20 मिनट के अंदर समझा चुका हूं मैं आपको। आप देखो ना, क्या मैंने प्रेजेंटिव बेसिस की बातें पहले नहीं बता रखी है, एनुअल वैल्यू पहले नहीं बता रखी है, सब बातें पहले बता चुकी है। और बताने के पीछे का मकसद ही यही था कि जब मैं चैप्टर को फॉर्मली प्रेजेंट करूंगा तो आपको ये मुश्किल ना लगे, ये क्या लगे आपको, आसान लगे, क्योंकि कैजुअली इसकी कहानी मैंने पहले बता दी आपको। ठीक है ना? आइए देखिए कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन लिखो, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू। ये कहने की बात है क्या? ये बात तो हो ही चुकी है ना। अब इनकम टैक्स में ये परेशानी है कि कुछ बातें क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। लिखिए, प्रॉपर्टी मस्ट consists of building and land appurtenant thereto। ये बातें पहले भी हो चुकी है कि सिर्फ जमीन से बात नहीं बनेगी। लिखा, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू। दूसरा लिखो, दूसरा कंडीशन, एसएससी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द सच प्रॉपर्टी। एसएससी मस्ट बी ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। SSC must be owner of such property। थर्ड कंडीशन लिखिए, क्या ये बात पहले से पता नहीं था आपको कि बिल्डिंग का मालिक भी आपको होना चाहिए? थर्ड लिखिए, प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर द ओन बिजनेस। Property may be used for any purpose except what? Except for own business, income of which is चार्जेबल टू टैक्स। ये बात तो चार्जेबिलिटी में पहले ही हो चुकी थी कि प्रॉपर्टी को कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, बस उसमें अपना बिजनेस मत चलाओ,
और वैसा बिजनेस जिससे होने वाला इनकम ऑलरेडी क्या होता है, इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया था। अब मान लो मेरा प्रॉपर्टी है, घर है, उस घर को मैंने किराएदार को दे दिया। अब किराएदार उस घर को किसी भी पर्पज से यूज़ करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। किराएदार उसमें कोई भी काम करे, कोचिंग खोले, बिजनेस खोले, खुद रहे, उसकी मकसद है मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी का इनकम माना जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर बच्चों, पक्की बात। अब लिखिए आगे, देखो इसमें क्या बात है, इस पॉइंट को ना और उसने एलोबरेट किया है, लेकिन मैं सारे पॉइंट को एलोबरेट नहीं करूंगा। प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू, ये बातें तो आपसे मैं पहले बात कर चुका हूँ। बिल्डिंग, जमीन के बीच में बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना, चारों साइड थोड़ा थोड़ा मार्जिन चल सकता है, लेकिन ये नहीं कि बिल्डिंग के चारों साइड बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है तो उसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसकी ऑनरशिप की है। ऑनरशिप थोड़ा डिस्कस मुझे करना पड़ेगा ढंग से आपके सामने ऑनरशिप के बारे में। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 कंडीशन जो है ना, उसमें से सिर्फ सेकंड कंडीशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो कंडीशन क्या है, ऑनरशिप। क्योंकि और सब कंडीशन ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है बता चुका हूं। उस बिल्डिंग में आप क्या काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस अपना बिजनेस छोड़ करके। तो बात किसकी बच गई, सिर्फ ऑनरशिप की। तो ऑनरशिप के बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप। ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, देखिए क्या होता है। आप कहोगे सर इसको जानना कौन सी बड़ी बात है। देखो, अगर प्रॉपर्टी के आप खुद ऑनर हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का ऑनर कोई और है, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स पर्पस के लिए आप क्या हो सकते हैं, डीम्ड ऑनर हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई और ऑनर है, उसके बावजूद भी क्या हो सकते हैं आप, डीम्ड ऑनर हो सकते हैं। आप देखो ना, पहले 20 मिनट में ये बातें आपसे कर चुका हूं मैं। अगर मेरी इनकम है, मैं अपने इनकम से, अपने पैसे से, मैडम के नाम से, मैडम मतलब मेरी वाइफ, उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदता हूं, तो प्रॉपर्टी की मालकिन तो वही होगी, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए मैं क्या माना जाऊंगा, डीम्ड ऑनर। ये मत समझना कि सेल परचेज करने का परमिशन मुझे मिल गया है, नहीं, डीम्ड ऑनरशिप मेरी मानी जाएगी। तो किस किस केस में डीम्ड ऑनर माना जाता है, किस केस में डीम्ड ऑनर माना जाता है, तो उसके लिए अलग से बात समझिए। जिस प्रॉपर्टी के आप खुद मालिक हैं उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो किसके बारे में बात करें हम, डीम्ड ऑनर। डीम्ड ऑनर कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसका पॉइंट लिखा देता हूं, अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। लिखिए, ट्रांसफर टू स्पाउस। स्पाउस मतलब होता वाइफ हस्बैंड ने एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है बिना कंसिडरेशन का। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को सेल करता हूं तब तो बात और है, लेकिन सेल नहीं करता हूं, बिना कंसिडरेशन का ट्रांसफर करता हूं, तो उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन माना जाएगा, मैं ही माना जाऊंगा। तो ट्रांसफर टू स्पाउस। दूसरा है, एक बार जान लो कि डीम्ड ऑनरशिप को जहां हम पढ़ाते हैं वो सेक्शन है 27, और इसके अंदर के सारे पॉइंट सब सेक्शन है 21, 27(1), 27(2) एंड ऑल दैट। उतना डिटेल आपको नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। तीसरा पॉइंट है डीम्ड ऑनरशिप का, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। जो राजा महाराजाओं की बिल्डिंग होते हैं ना, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है,
ठीक है ना, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उनके जो किला होते हैं, क्या उनको डिवाइड किया जा सकता है, उनको बांटा जा सकता है? नहीं, तो उसको इम्पार्टेबल बोलते हैं। तो उनके लोग उसमें रहते हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं के लोग उसमें रहते हैं, उनके परिवार वाले रहते हैं जो उनके वारिस रहते हैं उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम? होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। इम्पार्टेबल स्टेट। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पर्सन हैविंग राइट in property for a period not less than 12 years, not less than 12 years। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। लेकिन जब अगली क्लास में मिलेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डीम्ड ऑनरशिप से ही स्टार्ट करेंगे। इन सारे पॉइंट को ढंग से डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।